जय हिंद दोस्तों। आज अपन जो इतिहास पढ़ रहे थे क्योंकि अपन ने 17 क्लास में देख ली थी। आज अपन को 18वीं क्लास पढ़ने और 18वीं क्लास में अपन को कहाँ पढ़ने हैं, तो उसके पहले थोड़ा सा हम आपको बताएं। यदि आप नए व्यूअर हैं तो आपको पहले मेरी पुरानी वीडियो जाकर देखना चाहिए, क्योंकि आज का टॉपिक जो आपका होगा वो पुरातात्विक साक्ष्य से होगा। क्योंकि जो भारत के स्रोत हैं अपन ने एक फ्लो चार्ट के द्वारा उसको समझा था, जिसमें से अपन ने जो ब्राह्मण साहित्य होता है उसके अंतर्गत और ब्राह्मणेतर साहित्य होता है उसके अंतर्गत की जानकारी कर ली थी। आज अपन को जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उसके अंतर्गत पूरी की पूरी जानकारी करनी है, यानी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आपके अभिलेख हैं उनको अपन को पढ़ना है। क्योंकि पहला पॉइंट आपका पुरातात्विक साक्ष्य में बात करें तो उसी का आता है अभिलेख का। किसका आता है? अभिलेख का। तो अभिलेख आज अपन को महत्वपूर्ण जो पेपर पूछे जाते हैं वो आपको आज पूरे बता दिए जाएंगे। अच्छा, बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य की। यदि हम पुरातात्विक साक्ष्य की बात करते हैं तो आपको पहले तो ये समझना चाहिए कि पुरातात्विक साक्ष्य कहलाते क्या है। मतलब हमें ऐसा क्या है जिसको पढ़ने से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है जो कि पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन को क्या करना चाहिए? सबसे पहला अपना टॉपिक, सबसे पहला आपको सिक्के, जो अपने सिक्के हैं, जो राजाओं ने सिक्के चलवाए हैं उन सिक्कों के बारे में जानकारी करना है। ठीक है, सिक्के हो जाते हैं आपके, स्मारक हो जाते हैं आपके, इसमें भवन हो जाते हैं, इसमें आपकी मूर्तियां हो जाती हैं, इसमें चित्रकला हो जाती है और इसमें मृदभांड। अभी आप पूरे पॉइंट समझेंगे, हर एक चीज़ को अपन समझते चलेंगे, क्योंकि इसी की जानकारी के अंतर्गत अपन को इतिहास की जानकारी करना है। तो आज पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब होता है हमें सिक्कों का अध्ययन करना, हमें स्मारकों का, भवनों का, मूर्तियों का, चित्रकलाओं का और मृदभांडों का, इतनी सारी चीज़ों का अध्ययन करना ही हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा हमें जो इतिहास की जानकारी मिलती है वो सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत अध्ययन करनी पड़ती हैं। तो आज का आपका टॉपिक होना है अभिलेख। तो अभिलेख टॉपिक होने से पहले अपन इसकी हेडिंग डाल लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो अपना पहले तो आपको डालना है पुरातात्विक साक्ष्य। पहले क्या डालेंगे आप? पुरातात्विक साक्ष्य। और पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब होता क्या है? तो आपको बता दें कि इसके अंतर्गत सिक्कों, किस का अध्ययन किया जाता है? सिक्कों, स्मारकों, भवनों, मूर्तियों, चित्रकलाओं, इसके बाद मृदभांडों का अध्ययन किया जाता है। तो हमने क्या देखा? जो आपका पुरातात्विक साक्ष्य है उसके अंतर्गत सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला, मृदभांडों, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना ही हमें पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत बताया गया है। यदि बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें अपन को एक एक करके अभी समझना है। आगे जो टॉपिक बनेंगे आपके सिक्कों को पूरा पढ़ेंगे कि कौन कौन से कैसे सिक्के प्राप्त हुए हैं, किन से कहाँ से क्या जानकारी प्राप्त होती है, स्मारक देखेंगे, भवन देखेंगे, मूर्तियाँ, चित्रकला और मृदभांड, ये सारी चीज़ें अपन समझेंगे। आज का पहला इसके अंतर्गत जो अपने पुरातात्विक साक्ष्य है इसको बांटा गया है 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला हिस्सा है आता है आपका अभिलेख का। तो अपनी हेडिंग हो जाएगी इसके अंतर्गत, पहली चीज़ हो जाएगी आपकी अभिलेख। क्या हो जाएगी आपकी? अभिलेख। अच्छा, बात करते हैं अभिलेख की। अभिलेख से पहले आपको फ्लो चार्ट को समझना होगा, उसको देख लेना, फिर इसको समझना, आपको समझ में पूरा आएगा। ठीक है, अभिलेख कहलाते क्या है? तो आपको पता होना चाहिए पुराने समय में जो इतिहास है हमारा, जो राजाओं के दरबार में कवि रहते थे, ब्राह्मण रहते थे, तो पुराने समय में जो पंडित पुरोहित थे, कवि थे, तो उनके द्वारा राजाओं का बखान, उनकी समाज व्यवस्था, उनका रहन सहन, उनका प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार, उनका समाज किस तरह से चलता था, उनका राजतंत्र क्या था, इन सारी, उनकी जीवनी क्या थी, इन सारी चीज़ों को जो
कवि होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, उनके द्वारा इनको लिखा जाता था। और पूरे समाज के बारे में, किसी वंश के यानी किसी राजवंश के बारे में पूरी की पूरी जानकारी लिखी जाती थी। तो जी अभिलेख क्वेश्चन बनता है, लिखा किस पर जाता था? तो आपको बता दें, अभिलेख जो होते थे एक पत्तियों पे लिखे जाते थे, ये लकड़ियों पे लिखे जाते थे, ये शंखों पे लिखे जाते थे, ये ताम्रपत्र पे लिखे जाते, ये धातुओं पे लिखे जाते थे। यानी कि उसको लिखने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी और उनको लिखकर एक जगह रख दिया जाता था ताकि आगे की पीढ़ी उसको पढ़कर उस राजवंश के बारे में जानकारी लगा सके। तो उन्हीं का अध्ययन करना पड़ता है अपन को, इतिहास को जानने की बात समझ में आ गई ना। तो अपन ने क्या किया, जो अभिलेख होते हैं इसके अंतर्गत अपन को क्या करना चाहिए, तो इसके अंतर्गत अभिलेख होते हैं तो ये आपके किस किस पर, तो ताम्रपत्रों, पत्तियों, लकड़ियों, धातुओं, कागजों तथा कौड़ी आदि पर क्या किए जाते थे, तो लिखे जाते थे। अब बात कर लेते हैं हम अपने अभिलेखों की, जो पेपर में आपसे पूछी जाएंगी। यदि बात आपसे पूछी जाए तो थोड़ा आप सेंस के अनुसार भी पढ़ते चलेंगे। यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा अभिलेख किसके समय से मिलते हैं अपन को, तो आपको आंसर देना है इसका अशोक। क्या देना है? अशोक। क्योंकि भारत, संपूर्ण अखंड भारत में सबसे ज़्यादा अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख जो मिलते हैं वो आपको अशोक के मिलते हैं। किसके मिलते हैं? अशोक के मिलते हैं। तो आपको, और यदि वंश की बात करें तो ये मौर्य वंश के थे, क्योंकि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम था विष्णुगुप्त, तो विष्णुगुप्त के पुत्र का नाम था क्या? अशोक। ठीक है, तो याद करके चलें, मौर्य वंश के थे। तो यदि पूछा जाता है आपसे कि किस वंश में सबसे ज़्यादा अभिलेख मिलते हैं आपको भारत के मतलब भारत के लगभग हर कोने में आपको अशोक से संबंधित अभिलेख मिलते हैं, या शिलालेख या स्तंभलेख मिलते हैं। अभिलेख, शिलालेख और स्तंभलेख मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा लेखों का काम कहाँ, किसके शासनकाल में हुआ है? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। एक क्वेश्चन आपको याद करके चलना है। अब आ जाते हैं अपने अभिलेख पे। तो पहला अभिलेख हो जाता है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। तो हेडिंग डालते चलेंगे और लिखते चलेंगे। ठीक है, तो आपकी पहली हेडिंग हो जाएगी हाथी गुम्फा अभिलेख की। यदि हम हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करते हैं तो यह आपको उदयगिरी से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? उदयगिरी से प्राप्त होता है। और यह आपका किस राजवंश से संबंधित है? तो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। ठीक है, और यदि बात की जाए इसकी भाषा क्या थी, तो इसकी भाषा थी प्राकृत। कैसी भाषा थी? तो प्राकृतिक। इसमें 3 पॉइंट याद करके चलना है आपको। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्या याद करके चलना है? यह है उदयगिरी से प्राप्त होता है। और यह जो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है, यह कलिंग राजा खारवेल, किससे? खारवेल से संबंधित है। और यदि पूछा जाए आपसे कि इसकी भाषा क्या होती है, तो इसकी भाषा जो होती है वो प्राकृत होती है। कैसी होती है? प्राकृत होती। तो आपने हाथी गुम्फा अभिलेख देख लिया है। ठीक है, अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि जो अभिलेख है विश्व में सबसे पहले कहाँ देखा गया था, ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिएगा। यदि हम विश्व की बात करते हैं तो आपको एक स्थान याद करके रखना है, बोगाचकोई। कौन सा स्थान? बोगाचकोई नामक एक ऐसा स्थान है जहाँ विश्व का पहला अभिलेख प्राप्त हुआ था। किसका? तो विश्व का पहला अभिलेख प्राप्त हुआ था। और यह अभिलेख जो होता है, यह बोगाचकोई कहाँ पर स्थित है? तो टर्की में स्थित है। कहाँ पर है? तुर्की जी को बोलते हैं, तुर्की में स्थित
था। ठीक है, अच्छा, तो यदि आपसे विश्व का पूछा जाए तो इस पॉइंट को याद करके चलना है नोट के रूप में कि विश्व का सबसे पहला अभिलेख यदि आपसे पूछा जाता है तो इसका आंसर देना आपको बोगाज कोई। कौन सा देना है? बोगाज कोई। और यह कहाँ पाया गया था? तो टर्की, जिसको अपन क्या बोलते हैं? तो तुर्की बोलते हैं। यदि पूछा जाए कि एक किससे संबंधित था, यानी इसमें क्या मिला, तो इसमें इंद्र, वायु, अग्नि, मित्र और नासित्य नामक देवताओं के नाम मिलते हैं। नामक देवताओं के नाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आपके सामने यदि पूछा जाता है कि विश्व का सबसे पहला अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आपको याद करना कि ये अभिलेख जो आपको प्राप्त हुआ एक बोगाज कोई से प्राप्त हुआ। और इसके बाद आ जाएंगे अपन अगले अभिलेख पर। यदि अगला अभिलेख की बात करते हैं तो अगला हो जाएगा आपका जूनागढ़ अभिलेख। यदि जूनागढ़ अभिलेख की बात करते हैं तो अगली हेडिंग क्या हो जाएगी अपनी दूसरी? जूनागढ़ अभिलेख। अब यहां से आपको पूछते हैं किससे संबंधित होते हैं। यदि हम जूनागढ़ अभिलेख की बात करते हैं तो यह अभिलेख जो आपका होता है, शक शासक हैं अपने एक रुद्रदामन। इससे तो ये शक शासक रुद्रदामन की जानकारी प्राप्त होती है। यानी इस अभिलेख से शक शासक रुद्रदामन की जानकारी प्राप्त होती है। तो यही आपसे पूछा जाता है कि रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है, तो आपको आंसर का देना जूनागढ़ अभिलेख। या जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन से। तो ये आपका शक शासक रुद्रदामन की जानकारी देता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर? तो पुलवामी का नासिक गुहा लेख। याद कर लेना, पेपर में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, यदि हम पुलवामी के नासिक गुहा लेख की बात करते हैं तो इसमें भारत जो होता है अपना, इसमें धार्मिक सहिष्णुता तथा संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो धार्मिक सहिष्णुता तथा संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर? तो अगला हो जाएगा आपका प्रयाग स्तंभ लेख। यदि हम प्रयाग स्तंभ लेख की जानकारी की, प्रयाग स्तंभ की बात करते हैं तो यह हमें समुद्रगुप्त की जानकारी देता है। ठीक है, तो अगला हो जाएगा चौथा आपका प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख। यदि प्रयाग स्तंभ लेख की बात करते हैं तो यह हमें समुद्रगुप्त की जानकारी देता है। ठीक है, तो ये आपको याद करके चलना है। ठीक है, तो प्रयाग स्तंभ की बात करते हैं
तो यह हमें समुद्रगुप्त की जानकारी देता है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे अपने अगले पे 5वें नंबर पर। यदि हम 5वें नंबर की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख। ठीक है, यदि ऐहोल अभिलेख की बात करते हैं तो इसका संबंध होता है आपका पुलकेशन द्वितीय से। यदि बात करें इसमें तो इस अभिलेख में पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध की भी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसकी इसमें जो ऐहोल अभिलेख है यह आपका पुलकेशन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के बीच के युद्ध की जानकारी देता है। युद्ध की जानकारी देता है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे अपना अगला जो 6वां होगा वो हो जाएगा आपका ग्वालियर अभिलेख, जो कि गुर्जर तथा प्रतिहार राजाओं के राजवंशों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो अगला हो जाएगा आपका F नंबर पर ग्वालियर अभिलेख। यदि हम ग्वालियर अभिलेख की बात करते हैं तो इससे हमें गुर्जर तथा प्रतिहार, गुर्जर तथा प्रतिहार राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे पर 7वें नंबर पर। और यदि हम 7वें नंबर की बात करते हैं तो गरुड़ स्तंभ लेख। यदि गरुड़ स्तंभ की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए यवन के राजा होलियोडोरस, ठीक है, यवन के राजा थे, उनके एक राजदूत का नाम था होलियोडोरस, जो कि विदिशा में पेशनगर में आया था और इससे अपन को भागवत धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो अगला हो जाएगा आपका कौन सा, 7वां आपका तो गरुड़ स्तंभ लेख। गरुड़ स्तंभ लेख। यदि हम गरुड़ स्तंभ लेख की बात करते हैं तो यवन के राजदूत, यवन के राजदूत होलियोडोरस के विदिशा, उसी को बोलते हैं अपन भेलसा। एक क्वेश्चन यही पूछ जाता है कि भेलसा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको आंसर क्या देना है, तो विदिशा। तो होलियोडोरस का विदिशा आगमन पर आपको पता होना चाहिए जो भागवत धर्म की जानकारी, गरुड़ स्तंभ लेख है जो अपना, इससे यवन के राजदूत होलियोडोरस जो विदिशा आए थे तो उससे भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, तो भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन अंतिम जो अपन को याद करके चलना है, वो हो जाएगा अपना एरण अभिलेख। यदि एरण अभिलेख की बात करते हैं तो ये आपका कहते हैं कहाँ पर पाया जाता है, तो सागर में। यदि हम एरण अभिलेख की बात करते हैं तो अगला अपना क्या हो जाएगा, एच एरण अभिलेख। कौन सा हो जाएगा, तो एरण अभिलेख। ठीक है, यदि एरण अभिलेख की बात करते हैं तो इससे अपन को विष्णु भगवान की बराह प्रतिमा, विष्णु की बराह प्रतिमा से हूणराज, किसकी, हूणराज तोरमाड़ की जानकारी प्राप्त होती है। तोरमाड़ की जानकारी क्या होती है,
तो प्राप्त होती है। तो ये अपन ने कछु मुख्य इम्पोर्टेंट ऐसे अभिलेख देख ले जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अपन को एक उसमें मतलब एक पंक्ति में भी अपन को एक वन लाइन में भी कुछ अभिलेख ऐसे हैं जिनको याद करके चलना है, तो वो अभी अपन करते हैं। इसके पहले अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। यदि बोला जाए पुरातात्विक साक्ष्य की, तो इसको सिक्कों, स्मारकों, भवनों, मूर्तियों, चित्रकलाओं, मृत भांडों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। सबसे पहले अपन ने देखा था कि इसके अंतर्गत आ जाता है क्या अपना अभिलेख। अभिलेख में बात करें तो ताम्रपत्रों, पत्ती, लकड़ियों, धातुओं, कागजियों, कौड़ियों, मतलब इन सारी चीज़ों पर, कागज़ों पर, इन सारी चीज़ों पर लिखे गए जो अभिलेख होते हैं वे आपके अभिलेख कहलाते हैं। इसके बाद अपन ने देखा था तो पहला था हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो आपको उदयगिरी से प्राप्त होता है और कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। यदि पूछा जाता है इसकी भाषा कैसी है, तो इसकी भाषा कैसी हो जाती है, तो प्राकृतिक हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अपन हमने एक नोट डाल के देखा था कि विश्व का सबसे पहला अभिलेख क्या होता है, तो वो आपको देखना है बोगाज का ही, जो कि वर्तमान अष्टरकी में वहाँ पर पाया गया था। और इसमें इंद्र, वायु, अग्नि, मित्र और नासिक नामक देवताओं के नाम प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद आए थे अपन जूनागढ़ अभिलेख पर। यदि जूनागढ़ अभिलेख की बात करते हैं तो इसमें शक शासक रुद्रदामन की जानकारी देता है ये वाला अभिलेख, ठीक है। इसके बाद आ जाते पुलवामी का नासिक ग्वालिक, जो कि धार्मिक सहिष्णुता तथा संस्कृति के बारे में जानकारी देता है अपन को, ठीक है। इसके बाद आए थे अपन प्राग स्तंभ लेख पर। यदि हम प्राग स्तंभ लेख की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है, तो समुद्रगुप्त की जानकारी देता है। इसके बाद आएंगे अपन एहोल अभिलेख पर। यदि एहोल अभिलेख की बात करते हैं तो पुलकेशन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के युद्ध की जानकारी देता है। यदि आपसे पूछा जाता है एहोल अभिलेख किससे संबंधित है, तो आप आंसर में देंगे ओनली पुलकेशन द्वितीय, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे ग्वालियर अभिलेख पर। यदि ग्वालियर अभिलेख की बात करते हैं तो गुर्जर तथा प्रतिहार राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। किससे मिलती है, तो ग्वालियर अभिलेख से, ठीक। इसके बाद गौड़ स्तंभ लेख है, जो कि यवन के राजदूत होलियोडोरस, आपने पता है जिसने होलियोडोरस में गौड़ स्तंभ नाम का वो बनवाया था खंबा, ठीक है। तो विदिशा के जो अपने भेलसा में आए थे वहाँ पर भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। किससे, तो होलियोडोरस के नहीं, गरुड़ स्तंभ लेख से, ठीक है। एरण अभिलेख, विष्णु की बराह प्रतिमा जो है उससे हुणराज तोरमाण की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद अगला टॉपिक अपना हो जाएगा कुछ मुख्य आपके अभिलेख हैं जो कि राजाओं से संबंधित है। कुछ तो इन्हीं में से है, कुछ एक्स्ट्रा है जो आपको याद करके चलना है। नंबर 1 हाथी गुम्फा अभिलेख। यहाँ पर थोड़े राजाओं के संबंधित नाम है, एक किससे संबंधित है, हाथी गुम्फा अभिलेख। यदि आपसे पूछा जाए कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, तो ये आपका कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। किससे संबंधित है, खारवेल से संबंधित हो जाता है। याद करते चलेंगे, यही आपसे पूछे जाते हैं ज़्यादातर। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, तो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है, और ये अपन ने यहाँ पर जानकारी भी कर ली है, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे अपन दूसरे नंबर पर, तो दूसरा हो जाएगा आपका जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, यदि पूछा जाता है कि जूनागढ़ अभिलेख आपका किससे संबंधित है, तो इसको याद करना है रुद्रदामन से। किससे, आपका रुद्रदामन किससे संबंधित है आपका, तो रुद्रदामन से संबंधित हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे अपन तीसरे नंबर पर, जो कि हो जाएगा अपना नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख, यदि पूछा जाता है आपसे कि नासिक अभिलेख आपका किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका गौतमी बलश्री से संबंधित है। किससे है आपका, गौतमी बलश्री किससे संबंधित है, तो गौतमी बलश्री से संबंधित हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे अपन चौथे नंबर पर, जो हो जाएगा आपका प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख, तो यदि आपसे पूछा जाता है कि प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त से। किससे संबंधित हो जाएगा आपका,
तो समुद्रगुप्त से संबंधित हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन ऐहोल अभिलेख। यदि पांचवा पूछा जाए आपसे ऐहोल अभिलेख, तो आपको सीधा डायरेक्ट आंसर दे देना है। ये आपका किससे संबंधित है? तो पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। किससे है? पुलकेशन द्वितीय से संबंधित हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे अपन अगला छठवां मंदसौर अभिलेख। कौन सा हो जाएगा आपका छठवां? तो मंदसौर अभिलेख। यदि पूछा जाए आपसे कि मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मालवा नरेश यशो बर्मन। कौन हो जाएंगे आपके? तो मालवा नरेश यशो बर्मन से संबंधित हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर? अगला हो जाएगा आपका ग्वालियर अभिलेख। सातवां हो जाएगा आपका तो ग्वालियर अभिलेख। यदि ग्वालियर अभिलेख की बात करते हैं तो पितहार नरेश भोज किससे संबंधित है? तो पितहार नरेश भोज से संबंधित है। किससे संबंधित है आपका? पितहार नरेश भोज से संबंधित हो जाता है। इसके बाद अपन आ जाएंगे 8वां नंबर भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख यदि आपसे पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा स्कंदगुप्त से। किससे संबंधित है आपका? तो स्कंदगुप्त से संबंधित है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अंतिम बचता है 9वां आपका, जो हो जाएगा देवपाड़ा अभिलेख। कौन सा? पेपर में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। देवपाड़ा अभिलेख। यदि हम देवपाड़ा अभिलेख की बात करते हैं तो ये आपको बंगाल के शासक हैं। कौन है आपके? बंगाल के शासक विजयसेन। कौन है आपके? तो ये आपका बंगाल के शासक किससे संबंधित है? तो विजयसेन से संबंधित हो जाता है। ठीक है। तो अपन ने कहा देख लो यहाँ पर आज अपन ने जो कुछ महत्वपूर्ण ऐसे अभिलेख हैं जो पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, तो वो अपन ने देख लिया। और एक लाइन में एक वन लाइन में अपन ने 9 अभिलेख और हैं जिनको अपन को याद करके चल रहे हैं, जिनमें से अपन ने 3-4 तो ऐसे हैं जो अपन ने पढ़ भी रहे हैं, कुछ नए मिल जाते हैं। जैसे कि आपको हाथी गुम्बा अभिलेख आपको अब नहीं भूले किससे संबंधित है? तो कलिंग राजा खारवेल से। इसके बाद जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्र दामन से। इसके बाद नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी बलसरी से। तो ये क्वेश्चन अपन को एक जो मिलेगा अपन को, तो जो अपन को याद करके चलना है। इसके बाद प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है आपका? तो पुलकेशन द्वितीय से। इसके बाद मंदसौर अभिलेख, ये आपको याद करके चलना है मालवा नरेश यशो बर्मन से। ठीक है, याद करके चलना है। ठीक है। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? तो पितहार नरेश भोज से है। इसको याद करके चलना है आपको। ठीक है। इसके बाद भीतरी तथा जूनागढ़ किससे संबंधित है आपका? तो स्कंदगुप्त से। और लास्ट आपका देवपाड़ा ये मिल जाता है नया। तो बंगाल के शासक कौन है? विजयसेन से संबंधित हो जाता है। तो इस तरह अपन ने जो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत जो अभिलेख आते थे वो लगभग अपन ने खत्म कर दिए हैं। अब कुछ आगे मिलेंगे अपन को अशोक के शिलालेखों के बारे में, स्तंभ लेखों के बारे में जानकारी करना है, तो वहाँ पर हम देख लेंगे और भी अभिलेख शिलालेख जो होते हैं। ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।